नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे और आज हम शुरू करेंगे गंगा अपवाह तंत्र। बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हेडिंग डालिए गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र। पिछली क्लास में हमने सिंधु अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया था। आज हम गंगा अपवाह तंत्र शुरू कर रहे हैं। गंगा अपवाह तंत्र। अब सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये चीज़ हमें समझनी है और फिर हम देखेंगे कि गंगा नदी से पहले कौन कौन से प्रयाग बनते हैं। तो एक बात तो आप ये मान लीजिए कि ये गंगोत्री है। मान लीजिए कि ये एक हिमनद है जिसका नाम गंगोत्री है। कौन सा हिमनद है? गंगोत्री। और गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है भागीरथी। ये मान लीजिए भागीरथी नदी है। ठीक है, एक इस तरफ चलेंगे तो हमें दूसरा हिमनद मिलेगा और इस हिमनद का नाम है संतोपत। और संतोपत हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। संतोपत हिमनद से निकल रही है अलकनंदा नदी। ये बात हमें याद रखनी है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी और संतोपत हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो संतोपत हिमनद से नदी निकल रही है उसका नाम है अलकनंदा और जो नदी गंगोत्री हिमनद से निकल रही है उसका नाम है भागीरथी। ठीक है, एक बार हम इनके नाम ऐड कर देते हैं। संतोपत हिमनद से जो नदी निकल के आ रही है इस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। ये है अलकनंदा नदी। अलकनंदा तिरछा नहीं लिखा जा रहा तो हम इसको एरो के साथ ही लिख देते हैं। आपको मैंने बता तो दिया ये कौन सी नदी है। ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा। बात करें ये ग्रीन पेन से जो नदी बनाई है मैंने, इस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी। अब देखना क्या है हमें, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल रही है ना, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं, ये जगह कहलाती है देवप्रयाग। कौन सी जगह है ये जगह है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही उद्गम होता है गंगा नदी का। मतलब जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं वहीं से उद्गम होता है गंगा नदी का। तो ये नदी हो गई गंगा नदी हमारी। ये गंगा नदी है। गंगा। ठीक है, ये इसके आगे जो नदी है इसका नाम गंगा है। अब हमें देखना है
देवप्रयाग से पहले की सारी कहानी हम यहीं देख लेते हैं, उसके बाद फिर गंगा नदी के बारे में सारी डिस्कशन आगे करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से, और भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है, और आगे फिर इन दोनों नदियों का जो संगम होता है, इस संगम के बाद जो धारा प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, देवप्रयाग से आगे गंगा नदी हो जाएगी। देवप्रयाग से पहले दो नदियां हैं प्रमुख, एक अलकनंदा जो कि संतोपद हिमनद से निकल रही है, और एक गंगोत्री जो गंगोत्री हिमनद से निकल रही है भागीरथी। ये दो प्रमुख नदियां हैं। अब हम पहले आते हैं भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है, और इस सहायक नदी का नाम है भीलांगना। मान लीजिए ये है वो भीलांगना नदी। कौन सी? भीलांगना। भीलांगना, भागीरथी नदी और भीलांगना नदी जहां पर मिलती हैं वहां पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम क्या है ये हमें याद रखना है। ये दोनों जहां पर मिलती हैं वहां पर एक बांध बना है, ये बांध का निशान है, आपको याद रखना होगा। और इस बांध का नाम है टिहरी बांध। और ब्रैकेट में लिख देता हूं यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड। सबसे पहले हमने भागीरथी नदी देखी। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, और इसकी समाप्ति देवप्रयाग हम मान सकते हैं, क्योंकि देवप्रयाग के आगे जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, वहां से जो संयुक्त धारा बहती है उसका नाम गंगा है। ठीक है, तो भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है भीलांगना, और भीलांगना नदी और भागीरथी नदी दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर बना हुआ है टिहरी बांध, और टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है। ये चीज खत्म। भागीरथी नदी के बारे में जो हमें जानना था वो पूरे खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे अलकनंदा नदी की। अलकनंदा नदी के द्वारा कुछ प्रयाग बनाए जाते हैं। कौन कौन से प्रयाग बनाए जाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है, ये मान लीजिए अलकनंदा की एक सहायक नदी है, ये रही। पेन चेंज करता हूं, जो क्लियरली दिखे वो पेन लेते हैं हम, ये वाला पेन ले लेते हैं ना। ये पहली सहायक नदी है, और इस पहली सहायक नदी का नाम है हम लिखते हैं धौली गंगा। ये पहली सहायक नदी अलकनंदा से जिस जगह पर मिल रही है, अलकनंदा नदी में जिस जगह पर इसका संगम हो रहा है वो जगह कहलाती है विष्णुप्रयाग। ये है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। अलकनंदा नदी की सहायक नदी धौलीगंगा नदी आकर मिलती है, और जहां पर वो नदी आकर मिलती है वह स्थान या वह जगह कहलाती है विष्णुप्रयाग। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे तो एक और सहायक नदी आएगी, ये दूसरी सहायक नदी है, और ये जिस बिंदु पर आकर मिल रही है इस नदी का नाम है नंदाकिनी। और ये जगह कहलाती है नंदप्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंदप्रयाग। एक ही चीज समझते हुए चले, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है, तो हमें पता होना चाहिए कि विष्णुप्रयाग है। फिर आगे चले तो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर कौन सा प्रयाग है, तो वहां पर नंदप्रयाग है। इसके बाद अगली नदी की बात करें तो अगली नदी का नाम है पिंडर। ये पिंडर जिस स्थान पर आकर मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। 3 देख लिया हमने। अब हम चलते हैं, एक नदी और है सहायक नदी अलकनंदा की, जिसके द्वारा चौथे प्रयाग का निर्माण किया जाएगा। तो यहां पर हम चलते हैं, यहां एक हिमनद पड़ेगा और उसका नाम है केदारनाथ। ठीक है, और केदारनाथ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी है ये?
ये है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और इसके द्वारा जहां पर संगम होता है, ये संगम कहलाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। समझ में आए कि अलकनंदा नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा कौन कौन से प्रयागों का निर्माण होता है या कौन कौन से प्रयाग वहां पर स्थित हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अलकनंदा नदी निकलती है संतोपथी नद से, और अलकनंदा गंगू भागीरथी नदी में जहां पर मिलती है वो स्थान कहलाता है देवप्रयाग, जहां से गंगा नदी की उद्गम हो जाता है। इन दोनों की संयुक्त धारा को हम गंगा नदी बोल देते हैं। अब अलकनंदा की सहायक नदी आती है धौली गंगा, और धौली गंगा जिस स्थान पर अलकनंदा नदी में मिलेगी वो जगह कहलाती है विष्णुप्रयाग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें दूसरी सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम है नंदाकिनी, और नंदाकिनी धौली गंगा अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलेगी वो जगह कहलाएगी नंदप्रयाग। इसके आगे बढ़े तो हमें एक और सहायक नदी मिली पिंडर, और पिंडर जिस स्थान पर अलकनंदा नदी में मिली वो स्थान कहलाया कर्णप्रयाग। और फिर एक केदारनाथ से नदी निकल कर आ रही है मंदाकिनी, वो अलकनंदा में जिस स्थान पर आकर मिलेगी वो स्थान कहलाएगा रुद्रप्रयाग। अब इसको, इन प्रयागों को याद रखने की एक ट्रिक है, जो ट्रिक मैंने बनाई है वो हमें याद रखना है। ट्रिक क्या है, आप इस साइड में लिखें, ट्रिक को लिख देता हूं मैं ना। ट्रिक है डी वी, ठीक है। पहले एक बार आप ट्रिक लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। एन एन पी के और एम आर। अब समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अलकनंदा नदी इसमें मैंने कहीं नहीं लिखी। अलकनंदा नदी तो सभी प्रयागों में सेम है, ठीक है। अगर आप चाहो तो भागीरथी वाली को भी यहां लिख सकते हो, ठीक है। बी और पी, ठीक है, बी और डी तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अभी आप समझो अलकनंदा नदी पर जो 4 प्रयाग, क्योंकि देवप्रयाग तो हमें याद रह जाएगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर, लेकिन ये जो 4 प्रयाग है ना, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इन्हें हम भूल जाते हैं। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। इस ट्रिक में जो पहला अक्षर है ये नदी है, पहला अक्षर नदी है, और दूसरा जो अक्षर है ये प्रयाग है। समझ गए? क्या समझे कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसका जो पहला अक्षर है ना, जैसे डीवी का पहला अक्षर डी, वो तो डिनोट करेगा धौलीगंगा नदी को, और वी डिनोट करेगा विष्णुप्रयाग को। तो आप इजीली याद कर पाएंगे। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, और जहां पर आप ये डायग्राम बनाए ना वहीं पर इसे लिख दें, ताकि चीजें आपको कंठस्थ याद होती हुई चली जाएं। अलकनंदा नदी में डी मिलेगी, अर्थात धौलीगंगा मिली और प्रयाग बन गया विष्णुप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी में नंदाकिनी मिली, नंदाकिनी आकर मिली, और दोबारा सुनो, अलकनंदा नदी में धौलीगंगा नदी आकर मिली, अर्थात डी मिली, और प्रयाग बन गया विष्णुप्रयाग। फिर आया अलकनंदा नदी में एन मिली, अर्थात नंदाकिनी मिली, और प्रयाग बना नंदप्रयाग। फिर धौलागंगा नदी में पी मिली, पी का मतलब पिंडर, पिंडर मिली, और पिंडर मिली तो प्रयाग बना कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी में एम मिला, एम का मतलब मंदाकिनी मिली, और मंदाकिनी मिली तो प्रयाग बना रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी में बी मिलेगी, अर्थात भागीरथी, और प्रयाग बनेगा डी, अर्थात देवप्रयाग। वो आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो इतना भी काफी है। अब एक प्रयाग और देखेंगे हम, फिर ये प्रयागों की जो कहानी है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम एक बार नोट डाउन कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हम गंगा नदी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। एक नदी है गंगा की सहायक नदी, गंगा की एक सहायक नदी है। यहां एक हिमनद पड़ेगा, ये याद रखेंगे आप कि एक हिमनद है और इसका नाम है यमुनोत्री। गंगा में दाहिनी तरफ से मिलने वाली एक सहायक नदी है और इस सहायक नदी का नाम है यमुना। ये यमुना नदी आ रही है और ये यहां पर आकर मिल रही है, ये बात हमें याद रखनी है। कौन सी नदी है ये यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है, और यमुना नदी आकर इस स्थान पर गंगा नदी में मिल रही है, ये बात हमें याद रखनी है। इस नदी का नाम यमुना।
और ये जगह जहां पर ये आकर मिली, ये जगह कहलाती है प्रयागराज। कौन सी जगह है ये जगह कहलाती है प्रयागराज। एक मिनट, ये थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है, यहां से लिखता हूं। प्रयागराज, और प्रयागराज वह जगह है जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। 2025 में जहां महाकुंभ का आयोजन हुआ था। ठीक है, महाकुंभ का मेला भरता है, महाकुंभ का आयोजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ था। गंगा और यमुना नदी का संगम होता है प्रयागराज नामक स्थान पर। अब इस पूरी कहानी में यदि कुछ आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसके बारे में अब लिखना शुरू करते हैं। 15 मिनट लग चुकी हैं इस टॉपिक को केवल समझने में। बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं समझता हूं कि एक बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, और भी एक ट्रिक और बता दूं कि अगर आप ये दोनों भी जोड़ करना चाहो जोड़ सकते हो। इसी ट्रिक में नदी के अंदर आप डालो बी डालोगे तो भागीरथी, और प्रयाग में डालो डी तो देवप्रयाग। फिर आप इसी नदी में डालो वाई और प्रयाग में डालो पी, तो वाई का मतलब तो हो गया यमुना और पी का होता हो गया प्रयागराज। तो सारे प्रयाग आप यहीं की यहीं याद कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं एक बार लिखना, कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं उनको एक बार हम समराइज कर लेते हैं, लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में, फिर हम आगे बढ़ेंगे गंगा नदी की तरफ। कोई बिंदु यदि अब भी आपके समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिखे, पेन चेंज करता हूं मैं। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी का उद्गम, भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से होता है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। भागीरथी भागीरथी और उसकी सहायक नदी, और उसकी सहायक नदी, और उसकी सहायक नदी भीलांगना, भीलांगना, भीलांगना नदी के संगम पर, नदी के संगम पर, संगम पर टिहरी बांध, टिहरी बांध उत्तराखंड बना हुआ है। और जो टिहरी बांध है ना, ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। वर्ल्ड का 5th हाईएस्ट बांध या डैम जो है उसका नाम टिहरी बांध है। विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये बात हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला बिंदु लिखना शुरू करेंगे। अलकनंदा नदी का, अलकनंदा नदी का उद्गम, अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपथ, अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपथ हिमनद से होता है। संतोपथ हिमनद से होता है। और एक अंतिम बिंदु लिखेंगे। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। ये लिख देंगे हम, फिर हम सारे प्रयाग देखेंगे। अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर, नदी के संगम पर
देवप्रयाग स्थित है। देवप्रयाग देवप्रयाग स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। अब आगे चलें। आगे चले तो हमें लिखना है विभिन्न प्रयाग, या आप लिख दीजिए प्रयाग, और आप एक नंबर पॉइंट डालकर लिखेंगे हम विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, और डैश करके लिखेंगे अलकनंदा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं दूसरी नदी कौन सी है। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग है। दूसरे प्रयाग की बात करें हम, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग लिखें। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर, और नंदाकिनी के संगम पर दो प्रयाग हो गए। चीजें यहीं क्लास में ही क्लियर करते हुए चलें, ताकि बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पढ़ो इस तरह कि आप दूसरों को पढ़ा सकें। आगे देखें तो कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर के संगम पर, और पिंडर नदी के संगम पर। पिंडर नदी के संगम पर अगला बिंदु लिखेंगे चौथा, रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। पांचवा प्रयाग लिखेंगे देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। भागीरथी के संगम पर 5 प्रयाग हो गए। और छठा लिख दो आप प्रयागराज। प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर। गंगा और यमुना के संगम पर। गंगा और यमुना के संगम पर। अब बात करते हैं हम आगे। ये चीजें हमने अब तक पढ़ चुके हैं, और ये चीजें उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ भी गई होंगी। यदि समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं, नहीं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो आप लिखें। लिखना क्या है, आप एक बार डायग्राम पर आ जाएं। अब हम गंगा नदी बना लेते हैं। देवप्रयाग से आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। अब ये मान लीजिए गंगा नदी है। ठीक है।
सबसे पहले तो देवप्रयाग से हम शुरू करते हैं, या देवप्रयाग को छोड़ो, गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। अकेले भारत में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत के सबसे बड़े अफवाह क्षेत्र का निर्माण करती है, भारत के सबसे बड़े मैदानों का निर्माण करती है। इनके मैदानों को हमने उत्तरी मैदानी प्रदेश में पढ़ा था। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में मैदानों का निर्माण करते हैं, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में मैदानों का निर्माण करती है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था। उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ये क्लास मैंने आपको वहीं पढ़ा दी थी, यहाँ दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको समझ नहीं आया हो वहाँ पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, उसके बाद हम दोबारा समझ लेंगे, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान भारत के सबसे बड़े मैदान का निर्माण करती है। इसके मैदान में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये भी हमें याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या इसी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करें तो फरक्का बैराज नामक स्थान से ये नदी 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक वितरिका बांग्लादेश चली जाएगी, जो कि उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, उसमें मिल जाएगी। और फरक्का बैराज से एक दूसरी वितरिका निकलेगी, जिसका नाम है हुगली नदी। और हुगली नदी पर 2 बंदरगाह हमें देखने, एक बंदरगाह का नाम है हल्दिया और दूसरा बंदरगाह है कलकत्ता, ठीक है। तो ये पॉइंट है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज इतना ही याद है। और इसको लिख लेंगे अपन हुगली, हुगली नदी, है ना। अब ये आगे जो सीधी जा रही है वो गंगा नदी की एक नदी हो गई, जो कि आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या बात करेंगे, पहले बात को ध्यान से समझिए। बात करेंगे हम कैसे मिलेगी, अभी देख लीजिए। इधर से आएगी ब्रह्मपुत्र नदी, ये मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। इसको मैं लिख ही देता हूं ताकि यहीं पर क्लियर हो जाए। ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। बाकी जो चीज़ मैंने आपको थ्योरी में समझाई है वो आपको समझ में आ ही जाएंगी, जो क्योंकि हम थ्योरी दोबारा लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें तो इसके बाईं तरफ की सहायक नदियां देखते हैं। और बाईं तरफ की जो सहायक नदियां हैं उन्हें मैं बनाऊंगा, कौन से पेन से बना, इस पेन से बना देता हूं ना। ये बाईं तरफ की सहायक नदियां हैं, रामगंगा, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। अलग अलग पेन से ठीक रहेगा ना, 3 पेन ले लेते हैं, 3 पेनों से बनाएंगे इनको। एक पेन से तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी हमें, अच्छा भी नहीं लगेगा हमारा डायग्राम, वो भी तो है। एक येलो ले लेते हैं। सबसे पहले तो रामगंगा हो गई पहली नदी। दूसरी नदी की बात करें तो ये हो गई गोमती। गोमती के बाद ये तीसरी नदी हो गई घाघरा। चौथी नदी की बात करें गंडक। पांचवी नदी है बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, और ये नदी है महानंदा। इसको एक सीक्वेंस में आप है ना एक कहानी की तरह गाइए, जैसे रामगंगा का गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक को कोसना और महानंदा। इस जो जब आप एक सुर और ताल के साथ लय में गाएंगे ना तो ये इजीली याद हो जाएंगे। कैसे गाना है, रामगंगा का मतलब रामगंगा है और उसके बाद का जोड़ दीजिए, रामगंगा का गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक को कोसना, कोसी को हमने कोसना कह दिया, और महानंदा। तो आपको ऐसे याद रखनी है, ये ट्रिक के साथ आपको इजीली याद भी हो जाएंगी कौन कौन सी नदियाँ, और एक सीक्वेंस में है जिस हिसाब से आपको याद करनी है उसी सीक्वेंस में मैंने बोला है। रामगंगा का गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक को कोसना और महानंदा, ये बाईं तरफ की सहायक नदियां हैं। रामगंगा, गोमती, रामगंगा का गोमती, घाघरा, रामगंगा का गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक को कोसना तो कोसी, और महानंदा, और
महानंदा। राम गंगा का गोमती घाघरा, गंडक बूढ़ी गंडक को कोसना और महानंदा। ये हो गई। अब बात करें दाहिनी तरफ की सहायक नदियां, तो दाहिनी तरफ की सहायक नदियों की बात करेंगे तो सबसे पहले एक सहायक नदी ये है जिसका नाम है यमुना। दूसरी सहायक नदी ये है जिसका नाम है सोन, यमुना, सोन। और तीसरी सहायक नदी है पुनपुन, पुनपुन। इधर हम चलेंगे तो हमें मिलेगी हुगली की एक सहायक नदी और उसका नाम है दामोदर। और एक दूसरी सहायक नदी मिलेगी उसका नाम है मयूराक्षी। इस साइड में बना देता हूं मैं, चलो जगह नहीं है तो बाद में देख लेंगे, हुगली नदी लिखेंगे ना वहां लिख देंगे। दामोदर और मयूराक्षी इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जो नदी है जिसकी सहायक नदियां हम लिख रहे हैं वो है गंगा नदी। गंगा, गंगा नदी। समझ गए। बाईं तरफ की सहायक नदियां एक बार आप मुझे ट्रिक के साथ पूरी बताएं। राम गंगा का गोमती घाघरा, गंडक बूढ़ी गंडक को कोसना और महानंदा। ठीक है। दाईं तरफ की सहायक नदी यमुना, सोन और पुनपुन, ये तीन ही हमें याद रखनी है क्योंकि दामोदर डायरेक्ट गंगा नदी की नहीं, गंगा की वितरिका हुगली की सहायक नदी है, तो वो हम हुगली नदी जब पढ़ेंगे उसमें याद कर लेंगे। ठीक है। यमुना, सोन और पुनपुन, ये बातें हमें याद रखनी है। और फरक्का बैराज से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक वितरिका जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और एक वितरिका हुगली नदी है जिस पर हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह स्थित है। ठीक है। ये बात हमें याद रखनी। राम गंगा का गोमती घाघरा, गंडक बूढ़ी गंडक को कोसना और महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन, ये सहायक नदियां आपको मैंने याद करा दी। अच्छे से ट्रिक के साथ आपकी याद भी हो गई होंगी। अब हम लिखना शुरू करते हैं। लिखिए, पेन बदल लेता हूं। गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग में, देवप्रयाग से भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से होता है। भागीरथी व अलकनंदा के मिलने पर होता है, अर्थात संयुक्त धारा है इन दोनों की। ये भी आप कह सकते हैं संयुक्त धारा मिलने पर होता है। प्रयाग सारे मैंने आपको पिछले ही स्लाइड पे बता दिए हैं, अच्छे से याद भी हो गए होंगे। कोई भी अगर ट्रिक से भी आपको याद नहीं हो रहे हैं तो दूसरे तरीके से याद करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिक से वो इजीली याद हो भी जाएंगे। आगे चलें। गंगा नदी का उद्गम हमने देख लिया। दूसरी बात लिखेंगे, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी भारत की, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी भारत में लंबाई, जिसकी भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसकी भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसकी भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद हम अगर देखें भारत के सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। भारत के सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र का, भारत के सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती है।
निर्माण करती है। अगला बिंदु लिखेंगे, अगले बिंदु पे चलिए। हरिद्वार से, हरिद्वार से, हरिद्वार से, हरिद्वार से, हरिद्वार से गंगा नदी, हरिद्वार से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दो चीजें बताएंगे। सिंधु नदी मैदानों में प्रवेश कहां से करती है? मैंने आपको बताया था जब सिंधु नदी पढ़ाई थी, आप ये नहीं कह सकते मैंने आपको बताया नहीं। सिंधु नदी मैदानों में प्रवेश कहां से करती है? और दूसरा आपको बताना है कि सतलज नदी कहां से मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है, तो नदी कौन कौन सी बताई मैंने आपको? एक तो आपको बताना है कि सिंधु नदी कहां से मैदानों में प्रवेश करती है, ठीक है, और दूसरा बताना है कि सतलज नदी मैदानों में कहां से प्रवेश करती है। दोनों के बारे में मैंने आपको बता रखा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो कल की क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु नदी कहां से मैदानों में प्रवेश करती है और सतलज नदी कहां से मैदानों में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। ये नदी कहां से करेगी? हरिद्वार से भारत के सबसे बड़े मैदान का निर्माण करती है। भारत के सबसे बड़े मैदान का निर्माण करती है। भारत के सबसे बड़े मैदान का निर्माण करती है, जिसे ऊपरी गंगा का मैदान, जिसे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, जिसे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा के मैदान में विभाजित किया जाता है। और निचली गंगा के मैदान में, और निचली गंगा के मैदान में, निचली गंगा के मैदान में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, किया जाता है। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल में है, और बंगाल में है। ठीक है, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल में है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि चीज़ें हमें याद रहें। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल में है। ये बात कर रहे हैं हम इसके अपवाह क्षेत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? अपवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई गंगा नदी के बारे में। अब गंगा नदी की जो वितरिका है हुगली नदी, वो भी लिख देते हैं। फरक्का बैराज से, फिर हुगली नदी पढ़ेंगे वहीं लिख देंगे हम। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे हुगली नदी। ठीक है, मैंने ये तो बता ही दिया कि हुगली नदी का उद्गम कहाँ से होता है या हुगली नदी की वितरिका कहाँ से निकलती है। अब हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे हुगली नदी। क्या? हुगली नदी है ना।
हुगली नदी। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये मान लीजिए फरक्का बैराज है और इस फरक्का बैराज से हुगली नदी का उद्गम होता है। हम मान के चल रहे हैं कि ये फरक्का बैराज है ना, और यहाँ से हुगली नदी का हमने उद्गम कर दिया। ये हुगली नदी बहकर चली गई। इस हुगली नदी की हमें दो तो सहायक नदियाँ याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? एक तो सहायक नदी आएगी दामोदर और दूसरी सहायक नदी है मयूराक्षी। मयूराक्षी। दो बंदरगाह इसके ऊपर बने हुए हैं, तो बंदरगाह का नाम हम लिखेंगे, पेन बदल लेता हूं मैं एक बार। ये मैं क्रॉस क्रॉस से दोनों बंदरगाह लिख देता हूं आपको। ये है हल्दिया, हल्दिया, और ये दूसरा है कोलकाता। बस इतनी ही चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब हम लिखना शुरू करते हैं। उद्गम की बात करें, इसका उद्गम देखें तो फरक्का बैराज से होगा। उद्गम फरक्का बैराज। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये गंगा की वितरिका है। गंगा की वितरिका, गंगा की वितरिका। ठीक है। अगर बात करें सहायक नदी की, सहायक नदी, सहायक नदी मयूराक्षी, दामोदर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हुगली नदी का तल है ना, इसमें अवसाद जमा हो जाते हैं, और जब अवसाद जमा हो जाते हैं तो बंगाल में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है और यहाँ बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो ये पॉइंट आप लिख दें। हुगली नदी को, हुगली नदी को विश्वासघाती, विश्वासघाती नदी कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इसके तल में, तल में अवसादों का, अवसादों का जमाव होने से, क्योंकि इसके तल में अवसादों का जमाव होने से हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। क्योंकि इसके तल में अवसादों का जमाव होने से, जमाव होने से, क्योंकि इसके तल में अवसादों का जमाव होने से, क्योंकि इसके तल में अवसादों का जमाव होने से बाढ़ की समस्या या बाढ़ आ जाती होने से बाढ़ आ जाती है, आ जाती है। अब एक बिंदु और लिखेंगे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ठीक है, लिखो यहां अगला बिंदु। हुगली नदी, हुगली नदी के तल को साफ करने के लिए, हुगली नदी के तल को साफ करने के लिए, साफ करने के लिए फरक्का बैराज का प्रयोग किया जाता है। फरक्का बैराज से, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाएगा? फरक्का बैराज में जो जल होता है ना, उस जल को हुगली नदी में छोड़ा जाता है, जिससे हुगली नदी के जो अवसाद हैं वो बहकर चले जाते हैं पानी के साथ, इसका जिससे हुगली नदी का तल साफ हो जाता है। इसलिए ये आपको याद रखना है कि हुगली नदी के तल को साफ करने के लिए, हुगली नदी के तल को साफ करने के लिए फरक्का बैराज का प्रयोग किया जाता है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दामोदर नदी, यमुना नदी और फिर गंगा नदी की सहायक नदियाँ कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी। परसों हम ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र शुरू कर देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का जो अफवाह तंत्र है वो परसों शुरू हो जाएगा। अब हम स्पीडली इस क्लासों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।